नाज़रीन, एक टैंकर वॉर जो है वो शुरू हो गई है क्योंकि अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड जो है वो इंपोज कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ईरानी टैंकर्स भी गुजर रहे हैं, चाइनीज टैंकर्स भी गुजर रहे हैं, और दूसरी जो जंग है वो लेबनान के फ्रंट पर जारी है, जहां पर हिजबुल्लाह भरपूर अंदाज में रिस्पॉन्ड कर रही है और इसराइल की कैजुअलिटीज वहां पर हुई हैं। अच्छा, अब यहां पर जो टैंकर वॉर शुरू हुई है, इसमें पहले तो दुनिया यह समझने की कोशिश कर रही है कि ये जो ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड अनाउंस किया है इसका मतलब क्या है, क्योंकि ट्रंप के लिए हर एक जो टर्म है उसका अपना मतलब होता है। उसके मुताबिक तो ईरान में रिजीम चेंज भी हो चुकी है, उसके मुताबिक तो वो ईरान की एयरफोर्स और नेवी और सब कुछ मिलिट्री खत्म भी कर चुका है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी खत्म कर चुका है, सो ऑन। वो उसकी हर एक मामले में जब वो टर्म अपनी होती है, उसकी डेफिनेशन जब वो अपनी है, तो उसके नजदीक नेवल ब्लॉकेड क्या है और कब ट्रंप यहां से जब वो पतली गली से विक्ट्री अनाउंस करते हुए जो निकल जाएगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और नेवल ब्लॉकेड में तो यह है कि कोई सप्लाई ईरान की तरफ जाएगी नहीं और कोई वहां से बाहर जब आ नहीं सकेगी। नेवल ब्लॉकेड का तो बेसिक मतलब यह है। लेकिन इसके बावजूद अहम खबर यह है कि ईरानी टैंकर जो हैं वो रूटीन के मुताबिक गुजर रहे हैं, यानी कल से ये ब्लॉकेड लग चुका है, लेकिन ईरानी टैंकर्स ऑयल लेकर जा रहे हैं और जो उनकी बाकी सप्लाई है वो भी उनकी बंदरगाहों तक जब वो एक्सेस कर रही है अमेरिका के ब्लॉकेड का बावजूद। अभी कहा नहीं जा सकता कि इनके जो वॉरशिप्स है वो कहां पर खड़े हुए हैं, क्या वो खलीज ओमान में आए हैं, क्या वो पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन जहां भी खड़े हैं ईरान की जो सप्लाई है वो उसी तरह से जारी है। और अहम बात यह है कि यहां से चाइना के टैंकर्स भी गुजर रहे हैं, वो ईरान का ऑयल लेकर जा रहे हैं, वो जनाब अली बाकी मुल्कों का ऑयल लेकर जा रहे हैं। तो क्या अमेरिका जब वो चाइना के टैंकर्स पर अटैक करेगा, रशिया के टैंकर्स के ऊपर अटैक करेगा, और ब्रिक्स कंट्रीज हैं जिनका ऑयल यहां से जा रहा है, तो क्या अमेरिका उनके ऊपर जब अटैक करेगा? तो ये एक अहम सवाल है। अच्छा, अभी ये खबर आई कि खलीज ओमान में ईरानी टैंकर्स पर हमला हो गया है, लेकिन ईरान ने बताया कि उनके टैंकर्स पर कोई हमला नहीं हुआ और वो सेफली जब वो यहां से गुजरना है। अब एक तरफ ये मामला जो है वो एस्केलेटरी है कि यहां से सडन को बड़ी जंग छिड़ सकती है, और दूसरी तरफ ये इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि ये ब्लॉकेड हो नहीं सकता। मिलिट्री लॉजिक में ये ब्लॉकेड यहां पर कामयाब नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ईरानी टैंकर पर अटैक हो जाता है तो फिर क्या ईरान उस पर खामोशी इख्तियार करेगा या ईरान फिल फॉर रिस्पॉन्ड करेगा? तो बेसिकली ट्रंप ने अपने आप को एक और नए दलदल में फंसा लिया है जिसमें उसके लिए कोई क्लियर विक्ट्री नहीं है। तो एक हारा हुआ शख्स जो कि नेतन्याहू के कंट्रोल के अंदर है, वो और ऐसी सेंसलेस चीजें करता चला जा रहा है जिसके कोई वे आउट नहीं है, जिसमें कोई विक्ट्री शामिल नहीं है। ये ब्लॉकेट करके वो क्या हासिल कर लेगा? क्या हो किया जाएगा? क्या ईरान की जंगी सलाहियतें खत्म हो जाएंगी? क्या ईरान सरेंडर कर देगा? क्या ईरान कोई इनकी टर्म्स के ऊपर डिक्टेशन कबूल कर लेगा? क्या हासिल करेगा? बल्कि अमेरिका ने अपने आप को मजीद, देखें, सारा बयानिया तो ये था कि ईरान ब्लॉकेट करके दुनिया की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ब्लॉकेट तो फिर अमेरिका कर रहा है, तो वो बयानिया भी ज़ाहिर है वो खलीज फारस में गर्क हो चुका है। तो सिर्फ इजरायली कंट्रोल में, नेतन्याहू के कंट्रोल में पहले डिफीट हुई और अब मजीद सेंसलेस चीजें हैं जिसका कोई वे आउट नहीं है। ये भी एक ऐसा दलदल है जिसमें ट्रंप ने अपने आप को फंसा लिया। इसमें से पतली गली से निकलना पड़ेगा या फिर एक और बड़ी जंग जब उसके सामने खड़ी है। जो वे आउट है वो वे आउट सिर्फ एक ही है जो इस्लामाबाद टॉक्स में अमेरिका को दिया गया, वो ओनली वे आउट है। इसके अलावा अमेरिका के पास कोई वे आउट नहीं है। सबसे बड़ी नाज़रीन डेवलपमेंट इस वक्त की यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना वो पहली बार इस मामले पर सामने आए हैं। जंग हुई है, सारा कुछ हुआ है, चीन के सदर की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, यानी चाइना की तो आई है लेकिन चाइना के सदर की कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है। प्यूटन की भी स्टेटमेंट जारी हुई है, सारी दुनिया के रहनुमाओं की स्टेटमेंट जारी हुई है, लेकिन चाइना के सदर की कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। जो चाइना ने 5 नुकाती फॉर्मूला भी दिया था जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गए थे, तो वो भी फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई थी। पहली बार चीन के सदर ने 4 नुकाती फॉर्मूला दिया है मिडिल ईस्ट में एक मुस्तकिल अमन के लिए, जिसमें मसला फलस्तीन शामिल है, जिसमें ईरान के ऊपर जो हर बार जंग करने की कोशिश की जा रही है वो शामिल है, जिसमें अरब रियासतों की सिक्योरिटी शामिल है। यह बहुत बड़ा वाकया है कि चाइना अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है एज अ सिक्योरिटी गारंटर ऑफ वेस्ट एशिया, यानी कि मिडिल ईस्ट। और चीन के सदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यह फॉर्मूला कब दिया है, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किस मौके पर यह दिया गया है। यूएई के हुक्मरान जो हैं वो पहुंचे हैं चाइना और चीन के सदर के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दरमियान यह फॉर्मूला जो पेश किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह फॉर्मूला पहले से तैयार था, यूएई के रहनुमा वहां पर गए और देखें उनकी मुलाकात के दरमियान तो
चाइना के सदर को ख्याल नहीं आया कि ये मेरे 4 पॉइंट्स है, ये सारा पहले से होमवर्क जब वो हो चुका था और अनाउंसमेंट इस मौके पर आ रही है। यानी यूएई जो इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, जो कह रहा था और ईरान पर हमला करो, हम फौज भेजने के लिए तैयार हैं, हम ये है वो चाइना पहुंच गया है और उस मौके पर ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ये फॉर्मूला चाइना की एज अ सिक्योरिटी गारंटर, एज अ वो फॉर्मूला जो सबको काबिल कबूल हो सकता है। इसमें जैसे आप प्रॉपर सुलह करवाते हैं ना, कि हर फरीक को कह रहे हैं कि यार आप भी 2 कदम पीछे हटें, आप भी 2 कदम पीछे हटें, और दरमियान में से एक ऐसा दरमियानी रास्ता निकाला जाए कि वो सबको काबिल कबूल हो, जिसमें एक फरीक की सारी बात ना मानी जाए और सब 2-2 कदम पीछे हटें, और एक ऐसा दरमियानी रास्ता कि यहां पर दहाइयों तक जब अमन हो सके, और जिसमें मसला फलस्तीन शामिल किया गया है, और एक कंप्रीहेंसिव अंदाज में नाम लिए बगैर उन्होंने वो फॉर्मूला दिया है जो आज तक कोई दे नहीं सका। और वाकया बड़ा यह है कि मिडिल ईस्ट तो अमेरिका उसकी सिक्योरिटी करता है ना, चाइना बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमन कैसे होगा। दैट मीन्स कि अमेरिका की मुसलसल जंगें मिडिल ईस्ट को नुकसान पहुंचा रही हैं, मिडिल ईस्ट के हुक्मरान जो है वो चाइना पहुंच रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की जो सेंसलेस पॉलिसीज हैं उससे वो कहीं ना कहीं तंग आ चुके हैं, और इसने कुछ दिया नहीं है। पहले तो ये था ना कि वो जी सद्दाम हुसैन बुरा था, बशार असद बुरा था, मुअम्मर कज़ाफ़ी जिद्दी था, तो ये तो उन लोगों की ऐसी पॉलिसीज थी कि वो ऐसे अंजाम का शिकार हुए। तो गल्फ तो उनके सबसे बड़े इत्तेहादी थे, उनके सबसे बड़े सरमायादार थे, उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले थे, तो फिर ये जंगों में कैसे ड्रैग हो गए? देखें, अब तक उनका मॉडल ही यही था कि इराक इसलिए तबाह हुआ कि कसूरवार सद्दाम हुसैन है। देखें गल्फ कितनी तरक्की कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल के साथ तामुन रखते हैं, और उनकी सोच बड़ी मॉडर्न है, वो रेडिकल नहीं है, वो जमीनी हकायक को समझते हैं, और अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे हैं, यूरोप के साथ चल रहे हैं। तो देखें उनकी कितनी तरक्की है, कितनी खुशहाली है। ये जो कौमें तबाह हुई हैं, ये इनकी गलतियां अपनी हैं। अमेरिका और इजराइल इनको तबाह नहीं करना चाहते थे, वो फार्मूला भी फारिग हो चुका है, वो बयानिया फारिग हो चुका है, क्योंकि वो सभी को तबाह करना चाहते हैं। वो ना अरबों को ताकतवर देखना चाहते हैं, वो बस सबकी दौलत भी लूटना चाहते हैं और सबको कमजोर भी रखना चाहते हैं। इजराइल तो इनको अपने बराबर का भी नहीं समझता है। आज तक कौन सी इजराइल ने इनको साइंस और टेक्नोलॉजी दे दी है, और अमेरिका ने इनको साइंस और टेक्नोलॉजी दे दी है? आज तक इनको अपनी फौज तो खड़े करने नहीं दी। अभी सऊदी अरेबिया जो है वो टर्की से फाइटर जेट्स खरीदने की कोशिश कर रहा था, तो अमेरिका ने सख्ती से कहा कि तुम फाइटर जेट्स नहीं खरीदोगे। तो ये कौन सी पार्टनरशिप है भाई? ये कौन सी गारंटी है जो सिक्योरिटी की दी है कि उनको कभी मजबूत होने नहीं देना, उनको कभी अपने पांव पर खड़े होने नहीं देना? तो वो तमाम बयानिया जब वो खलीज फारस में गर्क हो चुका है इनका। तो चाइना ने अपने आप को सिक्योरिटी गारंटर, उसमें इसराइली बदमाशी का कैसे खात्मा करना है वो भी इन 4 पॉइंट्स के अंदर शामिल है। इसमें ऐसी कंप्रीहेंसिव टर्म्स जो हैं वो शामिल की गई हैं कि उससे बाजार और खुले अंदाज में समझा जा सकता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। दुनिया खड़ी हो रही है, और जो बहुत बड़ा वाकया है, बहुत रेयर वाकया है, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो इसराइल के खिलाफ खुलकर मजीद सामने आ गए हैं। उन्होंने इसराइली फौज के जो मजालिम हैं फ़लस्तीनियों के ऊपर, लेबनीज के ऊपर, इसको हॉलोकॉस्ट के साथ कंपेयर कर दिया कि ये उस दर्जे का जुल्म जो है वो कर रहे हैं। इस पर इसराइली इतने आग बगोला हो चुके हैं, इतने आपे से बाहर हो चुके हैं, इतनी उनको तकलीफ हुई है, बहुत तकलीफ उनको पहुंची है, और आज तक कोई ऐसा कलेक्टिव वेस्ट में से कोई ऐसा हुक्मरान जब इनको ऐसी स्टेटमेंट जारी कर नहीं सका है जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट। और साउथ कोरिया, जापान, ये मैंने आपको पहले भी हिस्ट्री बताई है कि ये चूंकि अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, यहां पर अमेरिकी फौज बैठी है, तो ये कुछ भी इनकी पॉलिसी नहीं है, अमेरिका इनको कंट्रोल करता है। इवन जब यूरोपियंस भी फलस्तीन को तस्लीम कर रहे थे तो इन्होंने नहीं किया, लेकिन आज ये यूरोपियन से भी बड़ी स्टेटमेंट इन्होंने जारी कर दी है। ये बहुत बड़ा वाकया है। उन्होंने कहा ये हॉलोकॉस्ट जैसा जुल्म जो है तुम यहां पर कर रहे हो। और आप जरा देखें, जब वहां पर अगर इन्हीं की तारीख के मुताबिक इन पर वहां पर जो भी हो रहा था, हिटलर जो भी कर रहा था, तो ये ज़ायनिस्ट जो हैं ये तो हिटलर से मदद मांग रहे थे कि आओ और हमें इजराइल बनाने में मदद करो। ये ज़ायनिस्ट ऑन रिकॉर्ड हिटलर से मदद मांग रहे थे। तो फिर यही तो सारी दुनिया ये कह रही है अब, और ईरान और रेजिस्टेंस तो कब से कह रहे हैं कि ज़ायनिज़्म ही बेसिक मसला है, ज़ायनिज़्म को फारिग करें और दुनिया आगे बढ़े खुशहाली और अमन और शांति के साथ। स्पेन जो है वो यूरोप की मॉरल वॉइस के तौर पर सामने आ रहा है बहुत खुलकर, और वो मतलब सरे फहरिस्त है, सबसे आगे खड़ा हुआ है।
और अमेरिका के अंदर प्रेशर जो वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, बहुत तनकीद हो रही है। मिसाल के तौर पे जो कैंट जो हैं, जो इनके फॉर्मर एडवाइज़र हैं, फॉर्मर सरबराह हैं काउंटर टेररिज्म के, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया ड्यूरिंग द वॉर, उन्होंने कहा है कि जब तक इजराइल को काबू नहीं किया जाता मुज़ाकरात की कामयाबी के कोई चांसेस नहीं है। तो ये अमेरिका में ये बात बहुत मजबूती के साथ प्रिवेल हो रही है कि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? ईरान नहीं है, इजराइल है। ये बहुत बड़ी बात है। और जब अमेरिकन के सामने एक राज खुल जाता है तो फिर वो उसकी तह तक पहुंच के ही जाते हैं। इसलिए बहुत मुश्किल है इस सारे प्रोसेस को अमेरिका में रिवर्स करना। इजरायली लॉबी के हाथ से मामला निकलते चले जा रहे हैं क्योंकि अमेरिकियों को इस सारी जड़ का सिरा मिल रहा है कि ये इस सब मैस का जिम्मेदार कौन है। और मीनवाइल जब वो पोप के साथ जो फड्डा लिया है ट्रंप ने, वो सबसे संगीन नौयत की बात है। और जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं जिसमें जंग और ये सारी चीजें तो असरअंदाज होने जा ही रही थी, लेकिन पोप के साथ जो फड्डा लिया है, रिपोर्ट्स के मुताबिक मिड टर्म इलेक्शन जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से ट्रंप हार सकता है, क्योंकि जो कैथोलिक वोटर्स हैं उनके ऊपर ये बात बहुत ग्रां गुजरी है। और आप जरा अंदाजा करें इसके बयान के बाद वहां पर अब ये सीरियस डिस्कशन है अमेरिका में इस शख्स की मेंटल हेल्थ के बारे में, इसकी जहनी कैफियत के बारे में। क्योंकि देखिए, कोई हुक्मरान जो है जो थोड़ी सी भी सेंस रखता है, वो क्यों पोप के साथ जब वो इस तरह की बात करेगा, इस तरह की इंसल्टिंग लैंग्वेज जो इस्तेमाल करेगा। पोप जो हैं उन्होंने तो अमन ही की बात करनी है ना। और क्या पोप ये कहें कि नहीं ईरान पर और बम मारो? वो तो चाहे यूक्रेन की जंग हो, चाहे गजा में जो जुल्म किया जा रहा है, चाहे लेबनान में, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, उन्होंने तो वहां पर जंगबंदी की बात करनी है ना। वो तो ये कभी भी किसी भी कोने में दुनिया के कोई भी जंग जारी है तो वो ये नहीं कह सकते कि और जंग करो और बम मारो। उन्होंने तो अमन की बात करनी है ना। तो यानी ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है जो पोप ने एक तरह से की, अमन की बात। ठीक है, वो ज्यादा खुलकर सामने आए कि भाई ट्रम्प जब वो बमबारी बंद करे ईरान पर, सो ऑन, ये सारी चीजें, बड़ा ब्रेव स्टांस उन्होंने लिया, जिसकी बड़ी तारीफ हो रही है कि उनको ये स्टांस लेना चाहिए क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के नुमाइंदे हैं। तो पोप ऐसे बयान जंगबंदी के देते रहते हैं। तो ट्रंप ने यानी एक धक्के की चीज अपने सर ली है। तो इससे उसकी जहनी कैफियत का भी अंदाजा हो रहा है कि ये शख्स किस जहनी कैफियत के अंदर है। उधर जंग हारा हुआ है, उधर धक्के के इस तरह के क्राइसिस। और ट्रंप का सबसे बड़ा इत्तेहादी नेतन्याहू है। तो नेतन्याहू से ये सारे सलाह मशवरे करता है। नेतन्याहू के और ज़ायनिस्ट लॉबी के जो इस वक्त काला जादू कर रही होती है, और कई बार इसको गॉड लाइक करैक्टर भी खुदा न खास्ता जो है वो डिक्लेयर कर चुके हैं। और ये सारे बयानात ऑन रिकॉर्ड है, अमेरिका में ये सारी चीज़ है वो जारी है, यानी ये डिबेट हो रही है। और जो उसने इमेज शेयर की थी वो उसको डिलीट करना पड़ गई है, क्योंकि वहां पर बड़ी तनकीद हो रही है कि तुम अपने आप को इस तरह से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है ना, गॉड लाइक करैक्टर तुम जो है वो अपने आप को बनाकर पेश कर रहे हो। तो ये काफी ज्यादा डेंजरस बात है कि एक शख्स जो है वो इस अंदाज में सोच रहा है, अपने आप को सबसे बालातर समझता है। आप इसका वो बयान भी लिंक करें ना इस सारी बात से कि इसने कहा था कि मेरे लिए इंटरनेशनल लॉ कुछ भी नहीं है, मैं बताऊंगा कि मोरालिटी क्या है। यानी ये अपने आप को सबसे बालातर समझता है कि दुनिया में सही क्या और गलत क्या है वो भी ये डिफाइन करेगा, इंटरनेशनल लॉ क्या है ये वो भी ये डिफाइन करेगा। और इत्तेहादी इसका सबसे बड़ा नेतन्याहू है। अब खुद अमेरिकन जब इस पर सोचें, और वहां पर जो रिमूवल की बात है वो चल रही, और मिड टर्म इलेक्शन अगर ये हार गया तो ये बात तय है कि इसकी इंपीचमेंट पक्की है। इजरायली सोल्जर जब वो मारे गए हैं और 3 जो है वो एक जगह पर जख्मी हुए हैं, और पिछले थर्सडे से जो लड़ाई जारी है उसमें 154 इजरायली ऑफिसर जब वो उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। और जब से ओवरऑल ये जंग शुरू हुई है 28 फरवरी से 565 कैजुअलिटीज इनकी हैं इजरायली मीडिया के मुताबिक, जो कि हमेशा ये नंबर छुपाते हैं। टाइट मिलिट्री सेंसरशिप के बावजूद ये नंबर्स उनके सामने आ रहे हैं। और पिछली जुमेरात से लेकर अभी तक जब वो 154 ऑफिसर्स एंड फौजी इनके मारे जा चुके हैं, जख्मी हैं। तो इनको भारी कीमत वहां पर अपनी बमबारी की चुकाना पड़ रही है। और जो शेख कासिम हैं उनकी स्टेटमेंट आई है कि सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन, नॉट टू डायरेक्ट टॉक्स विद इजराइल, नो डायरेक्ट टॉक्स विद इजराइल। कोई सरेंडर नहीं करेंगे, जिन्होंने हथियार डालने वो जाकर अकेले डालें, और हम ये ह्यूमिलिएशन कबूल नहीं करेंगे और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। ये शेख कासिम की स्टेटमेंट आ रही है। और उधर इजरायली सेटलर जो हैं वो कह रहे हैं कि चलो चलो लेबनान में चलकर ऑक्यूपेशन करो, वहां पर सेटलमेंट्स बनाएं।
तो ये मुल्कों को खड़ा होना होगा। इजराइल बाजार बिल्कुल खुलकर अमेरिका की मदद से ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट मजीद ऑक्यूपेशन, मजीद जुल्म, मजीद बर्बरियत करता चला जा रहा है। तो इजरायली सेटलर्स कह रहे हैं लेबनान में चलकर, तो लेबनान गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंतहाई ऐसी अहमक, स्टूपिड, फुलिशनेस पॉलिसी ये पहले दिन से कैरी कर रहे हैं। जमीनी हकायक से ये कोसों दूर हैं। बेरूत में बमबारी हो रही है, जहां पर वैसे हिजबुल्लाह का वजूद भी नहीं है, वो तो साउथ में है। बेरूत पर बमबारी हो रही है, सारी दुनिया कंडेम कर रही है, लेबनीज गवर्नमेंट कंडेम नहीं कर रही है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये जो आज इतने लेबनीज मारे जा रहे हैं, ये इनकी बुजदली की वजह से मारे जा रहे हैं, इनकी स्टूपिड पॉलिसी की वजह से मारे जा रहे हैं। और ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी, मैं आपको बता रहा हूं, ये फारिग हो जाएंगे। ये जिसके नुमाइंदे हैं, ये अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें। इतने मासूम लोग वहां पर रोज मारे जा रहे हैं और ये सत्तू पीकर सो रहे हैं। इनको अकल करनी चाहिए और होश के नाखून इनको लेने चाहिए और थोड़ी सी बहादुरी दिखाएं। जब आपके सामने इतना बेरहम दुश्मन खड़ा है, तो फिर उससे भीख मांगने से, रहम की भीख मांगने से आपको रहम मिलेगा नहीं, बल्कि वो और बेरहम होगा। अप्रोच वही है जो ईरान की और जो हिजबुल्लाह की है। इनको ताकत से ही जवाब दिया जा सकता है। और जो स्टांस टर्की ने लिया है, जरूरत इस अमर की है कि रीजन के मुल्क भी वो स्टांस लें। और ईरान और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का आपस में राब्ता हुआ है। अच्छा, रशिया ये कह रहा है कि हमारी ऑफर मौजूद है कि यूरेनियम को हम ट्रांसफर कर देते हैं रशिया में। ये ऑफर वो कह रहे हैं हमारी मौजूद है, लेकिन काफ़ी हाई लेवल राब्ते इस वक्त हो रहे हैं, ईरान और गल्फ के राब्ते हो रहे हैं। और मीनवाल जो है वो पाकिस्तान को बहुत सारी कॉल्स आई हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से आई है, टर्की उर्दगान के साथ राब्ता हुआ है, कल जापान के प्राइम मिनिस्टर की जब वो कॉल आई, पजिक्शिया का मैक्रोन के साथ राब्ता हुआ है। तो ये सारी एक एफर्ट साथ साथ जब वो जारी हैं। और फिर आप देखिए कि यूएस सैंक्शनड टैंकर्स क्रॉसेस हॉर्मज डिस्पाइट ब्लॉकेड प्रेशर। टैंकर जब वो गुजर रहे हैं, ये एक और इनके लिए ह्यूमिलिएशन है कि इनका ब्लॉकेड लगा हुआ है, टैंकर्स वहां से गुजर रहे हैं। और ईरान सिग्नल्स मिलिट्री रेडीनेस, बिल्कुल हम तैयार हैं। हमने आईआरजीसी ने कहा है कि हमने एक्सटेंसिव सिक्योरिटी बेल्ट बना ली है, यानी हम हर अंदाज में तैयार हैं। एंड कैन यूएस टू बी डिफीटेड, अमेरिका यहां से शिकस्त ही खाएगा, इसके अलावा उसका कोई और रिजल्ट है नहीं, वो सिवाय शिकस्त के। और 40 दिन ने ये साबित की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उन्होंने कहा है कि अगर दोबारा जंग शुरू हो जाती है, जिसके काफ़ी ज़्यादा खतरात मौजूद हैं, ऑल दो साथ साथ डिप्लोमेसी भी जारी है, हज़ारों मिसाइल जो हैं वो ईरान के पास मौजूद हैं, हज़ारों ड्रोन्स उनके पास मौजूद हैं, और जो लॉन्चर्स हैं वो उनके पास मौजूद हैं ज़ेर ज़मीन, और उनको किसी भी वक्त वो मोबिलाइज कर सकते हैं। CIA और मोसाद बिल्कुल इन्होंने मिसकैलकुलेट किया ईरान की ताकत को, और सबसे बढ़कर ईरान की विल को। ये जो नेतन्याहू है, जो इसने जाकर ब्रीफिंग दी थी, इसने ये कहा था हम जो ही बमबारी शुरू करेंगे, ईरानियन जब वो सड़कों पर निकल आएंगे, तुम्हारा और मेरा इस्तकबाल करेंगे, वहां पर हमारे हक में नारे लगाए। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जिस दिन बमबारी शुरू हुई है, उसी दरमियान मोसाद ने ऐसी वीडियोस AI बनाकर जब वो ट्रंप को भेजी, जिसमें यह देखा जा सकता है कि लोग नेतन्याहू और ट्रंप के नारे लगा रहे हैं, ट्रंप नेतन्याहू जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये उस दिन उसने जब भेजी, और बाद में पता चला वो AI जनरेटेड थी। तो असल में जो इनकी सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन है, वो मिलिट्री के तो है ही है, लेकिन मिलिट्री पावर से हटकर जो असल मिसकैलकुलेशन है, वो ईरानियंस की यूनिटी और ईरानियन की विल, ये इनकी सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन। इनको सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो ये है कि ईरानियंस फूटे क्यों नहीं, आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं मारा इन्होंने, आपस में ये इन्होंने सिविल वॉर क्यों नहीं की, इनका हशर शाम और इराक और लीबिया जैसा क्यों नहीं हो सका, यहां पर ईरानियंस कैसे मुतहद रहे, ये इनको सबसे बड़ी तकलीफ है। क्योंकि इनका बुनियादी गोल ही होता है कि खाना जंगी करवा के भाई को भाई के हाथों से मरवाना, ताकि एक ऐसी दुश्मनी की बुनियाद पड़े जो फिर दहाइयों तक चले। इस तरह से ये मासूमों की जानों से खेलते हैं और कौमों के मुस्तकबिल से खेलते हैं, इतनी बेरहमी के साथ। तो ईरान ने जब रिकंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी है, रेलवे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह किया गया था, उसको ब्रिजेस को बनाकर, पुलों को बनाकर इन्होंने वो दोबारा शुरू कर दिया। चाइना ने ये कहा है कि ये सीज फायर जब वो फ्रिजाइल है, चाइना भी ये कह रहा है कि इसमें जंग दोबारा हो सकती है, एंड अर्ज ग्लोबल रिस्ट्रेंट। तो प्रेसिडेंट शी जो है, उन्होंने 4 पॉइंट प्लान जो है वो एडवांस किया है वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी के लिए। अबू धाबी के जो सरबराह हैं वो पहुंचे हैं और प्रेसिडेंट शी के साथ मुलाकात की, उसी मौके पर ये 4 पॉइंट्स आए हैं। हम मुख्तसरन इस पर बात करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा है। चाइना का जो फॉर्मूला होता है ना, वो 5 पॉइंट भी जो उन्होंने दिए थे वो बड़े डिफरेंट से होते हैं, यानी वो कंप्रीहेंसिव बात करते हैं, उसमें से सब अपना मतलब समझ जाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। यानी वो एक ऐसी दरमियानी बात उन्होंने करनी होती है, बड़ी नपी तुली।
अब अगर उनके आप अल्फाज देखेंगे तो वैसे आपको ये रस्मी ही लगेगा, अच्छा जी ऐसा कॉपरेशन होना चाहिए, अमन होना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत गहराई है। उन्होंने हर मसले, चूंकि मिडिल ईस्ट इतना इतना कम्प्लेक्स रीजन है, तो उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ वो तमाम बातें कह दी हैं सादा अल्फाज में कि सारी बात उसमें समझ आ रही है। 4 पॉइंट। कोऑपरेटिव रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनेगा। अच्छा, अगर आप इसमें देखें तो ईरान यही बात कर रहा है कि हम अपने कोऑपरेशन के साथ बनाएंगे, लेकिन वैसे तो ये बड़ी अजीब सादा सी बात है कि कोऑपरेशन होना चाहिए जी। अच्छा जी, होना चाहिए कोऑपरेशन, लेकिन एक एक पॉइंट में बहुत गहराई है। कॉमन, कंप्रीहेंसिव, कोऑपरेटिव एंड सस्टेनेबल। वक्ती नहीं, वो मामला जो लंबा चले, जो दहाइयों तक चले। सिक्योरिटी ऐसा आर्किटेक्चर बनाया जाएगा अक्रॉस द वेस्ट एशिया एंड द गल्फ रीजन। देखिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, इसमें ईरान का नाम कहीं नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वेस्ट एशिया एंड गल्फ रीजन। तो गल्फ भी तो वेस्ट एशिया में आ रहा है। सो वेस्ट एशिया को वो असल में ईरान की बात कर रहे हैं, फलस्तीन की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और साथ गल्फ, चूंकि गल्फ का फड्डा ना वो उन्होंने फड्डा बनाया हुआ है ईरान से और रेजिस्टेंस से, तो वो कह रहे हैं वो मामला, वो एक फॉर्मूला जिसमें गल्फ की भी सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए और ईरान की सिक्योरिटी भी। लॉन्ग स्टैंडिंग जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको जो है वो हल किया जाए। अब लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट तो एक ही है, मसला फिलिस्तीन। लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हल करने का वक्त आ गया है, तो वो मसला फिलिस्तीन है जो सबसे ज्यादा चलता चला आ रहा है। एम्फोसिस ऑन सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। अब ये वो आम सी बातें हैं कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होनी चाहिए, लेकिन इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि ना ही ईरान पर हमले होने चाहिए, उसकी भी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ख्याल रखा जाए, और ना ही गल्फ पर हमले होने चाहिए। और चाइना, आपको बताया कि वो बता चुका है कि ईरान रिएक्ट कर रहा है, ईरान पर हमला हुआ है तो वो जवाब दे रहा है। सुवरेनिटी, सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ ऑल कंट्रीज। देखें, ऑल से मुराद ऑल है, चूंकि उन्होंने दरमियानी रास्ता निकालना है ना, तो उन्होंने किसी एक को फेवर नहीं किया, लेकिन इसमें एक एक पॉइंट जो है वो ईरान की जो उसूली मौकफ है उसको सपोर्ट कर रहा है। ईरान भी सबकी अमन की बात करता है, गल्फ को सिक्योरिटी और वो सारा अमन खुशहाली इसकी वो बात करता है, लेकिन वो कहते हैं अगर हमारे लिए अमन नहीं है और तुम बेसिस दोगे तो फिर मामला कुछ और। एंड गल्फ मस्ट बी फुली रिस्पेक्टेड। गल्फ की जो सिक्योरिटी, अब यहां पर वर्डिंग देखें, ऑल नेशंस इन वेस्ट एशिया एंड गल्फ, इनकी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। ओ भाई, ऑल नेशन में गल्फ तो आ गया ना, फिर गल्फ अलग से लिखने की क्या जरूरत है? तो वो जोर दे रहे हैं कि गल्फ को बता रहे हैं कि भाई हम आपके भी गारंटर हैं, लेकिन हम ईरान के भी गारंटर हैं। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हो रहा है, इसको उन्होंने कंडेम किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कौन अटैक कर रहा है? ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है, और जवाब में ईरान कर रहा है। तो ना ईरान पर हमला हो ना ईरान जवाब में करे, दोनों को वो बैलेंस उन्होंने किया है। अब ये आप देखिए, अब लगेगा आपको सादा सा, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया जाए एंड लॉ ऑफ जंगल, ये नहीं चलेगा। अब मुझे बताइए कि लॉ ऑफ जंगल कौन चला रहा है यहां पर इस रीजन में? अमेरिका और इजराइल, ईरान, अरब, तुर्की, मिस्र, ये तो लॉ ऑफ जंगल नहीं चला रहे हैं। लॉ ऑफ जंगल तो इजराइल और अमेरिका चला रहे हैं। तो ये उनको जवाब है कि तुम्हारी बदमाशी अब यहां पर नहीं चलेगी, इस बदमाशी का अब खात्मा होना चाहिए। तो ये है चाइना की सफारतकारी, ये है चाइना की डिप्लोमेसी, ये है उनकी लैंग्वेज, कि वो बात क्या कर रहे हैं और उससे वो सारे मसले को, उसमें समुंदर को, दरिया को कूजे में बंद कर रहे हैं। ठीक है। और फिर उन्होंने इकोनॉमिक डायमेंशंस की चौथे पॉइंट में बात की है, और इसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि भाई कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी होनी चाहिए तमाम पार्टीज के लिए। अब ये लाइन सुनिए आखिर में, तमाम पार्टीज के लिए ऐसा फेवरेबल इंवायरमेंट बनना चाहिए जिसमें सब तरक्की कर सकें। अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि ईरान पर सैंक्शंस खत्म करें। भाई बात यह है कि सब कौमों के लिए फेवरेबल इंवायरमेंट होना चाहिए कि सब तरक्की करें। तो इसमें भी उन्होंने उन 4-5 अल्फाज के अंदर फेवरेबल इंवायरमेंट फॉर ऑल नेशंस, सिर्फ इन 4-5 अल्फाज के अंदर उन्होंने गंभीर तरीन मसाइल को हल करने की बात की। सब तरक्की करें, सबकी सिक्योरिटी हो, सबके लिए अमन हो, जो मसले लंबे जा रहे हैं कई सालों से चल रहे हैं उनको हल किया जाए। और चूंकि इन 4 पॉइंट्स के साथ चाइना की एक अलग से पोजीशन है, चाइना यह कह चुका है कि जब तक मसला फिलिस्तीन हल नहीं होगा रीजन में अमन नहीं होगा।
और चाइना की यह पोजीशन है कि हमला ईरान पर हुआ है और ईरान जवाब दे रहा है। उस तनाजुर में आप इन 4 पॉइंट्स को देखिए, ठीक है। वो कहते हैं मसला फिलिस्तीन हल नहीं होगा तो अमन नहीं आएगा, तो यहां पर वो मसला फिलिस्तीन को हल करने की जब वो बात कर रहे हैं और अपने आप को एक सिक्योरिटी गारंटर, और चूंकि सऊदी अरेबिया और ईरान के सुलह चीन ने करवाई है, अमेरिका तो इनको लड़वाने में अपना फायदा देखता है, इजराइल तो इनको लड़वाने में अपना फायदा देखता है, चीन इनकी सुलह करवा रहा है। तो ये यहां पर सूरत हाल है। और पोप के हवाले से बहुत जो है ना जो बातें की हैं उस पर तनकीद हो रही है। वेटिकन यूएस रिफ्ट ओवर वॉर ऑन ईरान कुड शेप 2026 इलेक्शंस, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कंडेम किया है, पहले सदर ने किया, अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो है वो किया है। अब मैं आपको 2019 की एक हेडलाइन दिखाता हूं आखिर में, टाइम्स ऑफ इजराइल की। ट्रंप ट्वीट्स क्लेम इजरायली लव लाइक हिम, ही इज द सेकंड कमिंग गॉड। ये 2019 की है, यानी वो खुदा न खास्ता अपने आप को एक गॉड लाइक कैरेक्टर जो है उसके जहन में कहीं ना कहीं चलता चला रहा है, इजरायली ही उसको बताते आ रहे हैं कि तुम वो मसाया हो, तुम वो हो। तो ये बात बड़ी डेंजरस है और अमेरिका में इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया, हमने आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।